This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम आज शुरू करने वाले हैं काइनेटिक्स फोर्थ। अभी तक हम काइनेटिक्स के 3 सेशंस देख चुके हैं और आप थर्ड अगर देख लिया है तभी प्लीज आप फोर्थ पे आइए। आप बीच में काइनेटिक्स फोर्थ से चैप्टर को नहीं पकड़ सकते हैं, तो शिवेद के ऊपर जाके प्लीज आप इसको देखिएगा। तो हम लोगों ने शुरू किया हुआ था द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आर concentration of the reacting species. The rate of a reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant with each concentration term raised to the power. अगर तो एज गिवन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, आप उसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोले थे और रेज टू द पावर को हम मॉलिक्यूलैरिटी बोले थे। Whereas अगर raised to the power number of moles which actually controls a reaction, हम उसको raised to the power को order बोले थे। ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता लग सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ देखने से पता लग जाती है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंसेस हम बहुत बार देख चुके हैं। हम चैप्टर में जब आगे बढ़े तो हमने शुरू किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ऑर्डर पे आ गए थे। ऑर्डर के अंदर हमने देखा कि ऑर्डर को निकालने के डिफरेंट डिफरेंट ढंग हो सकते हैं। इट कैन बी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट को देख के। इनिशियल रेट मेथड हम कर चुके हैं। अब हम इससे आगे जाने वाले हैं और हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे आने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी और इवन एप्लीकेशन बेस्ड भी रहेगा। जो लोग बायोलॉजी में जाएंगे, जितने भी हमारे ब्लड टेस्ट हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को मानते हैं और वो हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपको नोट्स बनाने चाहिए इस टॉपिक के, तो समझने के बाद आप अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, इंग्लिश, आप उसमें अपने लैंग्वेज, अपने वर्ड्स प्लीज ऐड करने वाले हैं। तो continued with methods of determination of order of the reaction. Initial rate method done. Let's move ahead. हम चले हैं अब integrated rate equation में। We have learnt that for a general reaction, A moles of A, B moles of B, C moles of C, D moles of D, the rate may be expressed as K A to the power P, that is order of A, multiplied by B raised to the power Q. Q is the order with respect to B. This form of equation is known as differential rate equation. It is not always convenient to measure the instantaneous rate because it is measured by determination of slope of tangent at any point t in concentration versus time graph. क्या कह रहा है? मान लीजिए आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे देखा था, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ले ली है आर नॉट इनिशियल हाईएस्ट, यहाँ पे टाइम इंक्रीजेस ले रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा कुछ ऐसा आता था, कहता हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा आर, राइट, माइनस डेल्टा टी से हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। Therefore, it is difficult to determine the rate law
and hence order of the reaction. In order to solve this problem, we can integrate, इकट्ठा कर सकते हैं, the rate equation and obtain integrated rate equation, which gives a relation between directly measured experimental quantities, that is concentration at different times, and rate constant. Rate constant और concentration को ये connect कर देगा time के साथ. The integrated rate equation are different for different orders. हम आपको n is equal to 0 and n is equal to 1 डिराइव करवाने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में है. बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, खूब सारे क्वेश्चन बेस्ड आने वाले हैं. हम आगे बढ़ रहे हैं. सो आइडिया बेटे हमने आपको क्या दिया है अभी तक? एवरी रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगी, वन ऑर्डर के लिए अलग होगी. वन ऑर्डर की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में जो रिश्ता होगा वो एक ही इक्वेशन से कंट्रोल होगा, ऐसे ही जीरो का. द वेरिएबल, द टाइम, कॉन्सेंट्रेशन आर फेड इन द काइनेटिक रेट इक्वेशन फॉर वेरियस ऑर्डर्स. रिमेंबर, एक इक्वेशन, एक रिएक्शन या तो जीरो ऑर्डर का होगा या फर्स्ट ऑर्डर का होगा. तो हम आपको जो इक्वेशंस करवाएंगे उनमें से एक सही होगी एक रिएक्शन के लिए, यूनिक होएगा. The equation which gives consistent value of k for series of variable is the one corresponding to the order of the reaction. हम आपको कहेंगे कि concentration दे देंगे, टाइम दे देंगे, आपको कहेंगे बताइए ये ऑर्डर कौन सा होगा. तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आपने जीरो ऑर्डर की इक्वेशन थोड़े समय में आपको डिराइव करवाएंगे, आपके हाथ में होगी, आप उसमें डाल के देखोगे. अगर तो बार बार कॉन्सेंट्रेशन और टाइम डालने से k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो उसका ऑर्डर जीरो होगा. अगर नहीं होगी तो आप उसको छोड़ के उसको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन टाइम डाल के k निकालने की कोशिश करेंगे. अगर k कांस्टेंट आ गया तो उसका ऑर्डर 1 होगा, नहीं तो आपको सेकंड या थर्ड ऑर्डर में जाना होगा. ये हम आपके सामने मुद्दा लेके आए हैं और हम आगे बढ़ने वाले हैं. राइट सन? सो शुरू करते हैं धीरे धीरे से एक ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को. सो पहले हम आपको जीरो ऑर्डर, दैट इज n इज इक्वल टू जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं. n इज इक्वल टू जीरो, राइट? जीरो ऑर्डर इक्वेशंस. A reaction is said to be zero order if its rate of reaction does not depend upon concentration of any of the reactant. For example, photosynthesis. That is, A gives you B. अगर ये आपकी एक नोशनल इक्वेशन है तो मैं इसका रेट लिख सकता था माइनस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू के नॉट. के नॉट इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो, ए टू द पावर जीरो. एनीथिंग टू द पावर जीरो यू नो हो जाती है वन. तो हमने इसको पहुंच गए हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट. यहाँ पे बच्चा पार्टी कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी. आप इस इक्वेशन को रफ में कॉपी कर लीजिए, हम यहां से आगे बढ़ने वाले हैं. राइट? दैट इज माइनस, बाद में कॉपी करिएगा, अब बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया है? के नॉट. मैं डिराइव करूंगा, फिर आपको एक बार दोबारा दिखाऊंगा, आप उसको समझेंगे, फिर आप डेरिवेशन भी कॉपी करेंगे, क्योंकि आपके स्कूल में ये पूछा जा सकता है डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, स्कूल बोर्ड्स के लिए. ठीक? तो बेटा दिस इज माइनस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ए के नॉट डी टी. अब रेट कांस्टेंट तो डिफरेंट होगा ना, समय के साथ चेंज होता जाएगा धीरे धीरे करके. तो हम इसको इंटेग्रेट करने वाले हैं, इस इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को इंटेग्रेट करने वाले हैं. तो हमने इसको इंटेग्रेट किया है विद इन लिमिट्स. लिमिट्स क्या है? एट t is equal to 0, concentration of A is max, that is A naught, and at t is equal to t, concentration of A is equal to A ले लेते हैं. ठीक? Remember this is concentration of reactant है. ठीक? तो अगर मैं इसको इंटेग्रेट करूं तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज करूंगा. ये वेरिएबल है, के नॉट तो आपका कांस्टेंट है और हमने उसको dt बाहर निकाल दिया.
यू रिमेंबर फॉर्मूला है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सो दिस इज ऊपर वाली इक्वेशन, नंबरिंग करता रहता हूं, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोलने वाला हूं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के नॉट टी प्लस, यू रिमेंबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता था, मैं इस इक्वेशन को बच्चों 4 बोल देने वाला हूं, राइट। अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है। मैं बेटा मैथमेटिक्स के फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आपके इंटीग्रेशन के लिए आपने कोई और फॉर्मूला यूज किया हो, बट एंड प्रोडक्ट अलग वही आएगा, रास्ते अलग होंगे। फॉर I is integration constant, put limits। लिमिट्स क्या है कि आपके पास ये t इज इक्वल टू 0 पे a इज इक्वल टू a नॉट है, तो दैट मीन्स आपके लिए माइनस a नॉट इज इक्वल टू k नॉट 0 मल्टीप्लाइड I, दैट इज I इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसका नेगेटिव आ गया है। Let us put I here. Let us put I here. Then what will be obtained 4 से 5 पे? Minus of A K naught T minus of this. Let it be, इसको हम इक्वेशन 5 बोल देते हैं। समझो, बाद में कॉपी करिएगा। इसको रीअरेंज किया बेटे, K नॉट T को उधर ही रखा, A नॉट को घुमा के इधर ले आओ, A नॉट माइनस A आ गया, राइट। इसको 6 बोल दिया है। K नॉट इज इक्वल टू A नॉट माइनस A बाई T, इसको 7th बोल दिया है। अभी राइट, फाइनल तो बाद में करेंगे आप, इसको 7th इक्वेशन को आप नोट करिएगा, 7th इक्वेशन को, सिर्फ 7th को। डेरिवेशन आनी चाहिए स्कूल के लिए, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये देखना है, राइट। अभी के लिए सिर्फ ये देखना है। प्लीज कॉपी द एंड रिजल्ट 7th। आगे बंद करो। जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम डिवाइडेड बाय टी। अगर मैं आपको डिफरेंट समय पे ए दूंगा, ए नॉट तो फिक्स है ना, आप उसको टी से डिवाइड करेंगे तो आपको जीरो ऑर्डर के लिए के नॉट की वैल्यू हमेशा सेम आने वाली है। तो बच्चों, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, right? That is the same thing which I have derived, that is the equation हमारी जो 7th आ रही थी, ठीक वही है। ये 7th इक्वेशन पिछले पेज से निकाल के लाया। आप कॉपी यहां से करेंगे और कॉपी आपने करना है, राइट। अब मैं आपको एक चीज लेके जा रहा हूं जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम बोल दो, हाफ लाइफ पीरियड बोल दो। मान लीजिए आपका रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, ऐसे ही बोल दिया बेटे, किसी समय t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ध्यान नहीं दिया 2.5 मोल पर लीटर थी। किसी समय पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, दैट इज नोन एज टी हाफ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सपोज ये ना होता, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा सोचा समझा नहीं 6.4 मोल पर लीटर था। वो कितने समय में 3.2 मोल पर लीटर हो जाए उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। 100 मोल पर लीटर कितने समय में 50 मोल पर लीटर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम हमें बताता है कि रिएक्शन कितना तेज है। कोई फला रिएक्शन 10 मिनट में पूरा हो जाता है, टी हाफ तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, और किसी को 50 मिनट लगते हैं। तो जो 50 मिनट वाला जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली क्या हुआ, स्लो हुआ।
तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। आप अभी सिर्फ ऊपर जो मैंने इंग्लिश में लिखा है आप उसको देखेंगे, इस लाइन से ऊपर देखेंगे, नीचे वाला मैं अभी कराता हूं। हाफ लाइफ टाइम, टी के पैरों में हाफ लिख देते हैं, is the time needed for initial concentration of reactant to become half। 2 मोल से 1 मोल रह जाए, 8 मोल से 4 मोल रह जाए, 12.5 से 6.25 रह जाए। It is an important parameter to check the speed of the reaction. The lesser the T half, the smaller the T half, the faster the reaction. The faster the reaction. ठीक, टी हाफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बोर्ड पे देखिएगा। सो बेटे अभी भी आपने T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई के नॉट लिखा है ना नोटबुक में। तो अगर मैं इसको T हाफ लिख दूं, इसको ए नॉट लूं, इसको ए नॉट बाय 2 नहीं होएगा, बाय के नॉट। ठीक, तो बच्चों आपका T हाफ क्या आ गया, इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के नॉट, राइट। बेटे ये 8वें रिलेशन को कॉपी करो, सिर्फ रिलेशन की लिस्ट बनानी है, डेरिवेशन ठीक है आप स्कूल के लिए करेंगे, मैं तो लिस्ट बनवानी है। हो गया, जब मैं कहता हूं ना इसको कॉपी करो तो वहां पे पॉज कर दिया करो, कॉपी करने के बाद उसको दोबारा ऑन कर दिया करें। तो आप लोगों ने ये रिलेशन लिखा है, राइट, इक्वेशन 8। सी k is a constant, 2 is the constant, तो t half is directly proportional to क्या आ गया बेटे, a नॉट आ गया। दैट इज दैट t half for a zero order, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और होएगा, अभी जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, n is equal to 0 के लिए बात कर रहे हैं, is directly proportional to initial concentration of reactant and inversely proportional to the rate constant। जितना रेट कांस्टेंट बड़ा होगा, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट बड़ा होगा तो हमारा जो रिएक्शन है वो फास्टर होएगा, टी हाफ क्या होएगा, छोटा होएगा, राइट। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। देखिए ए नॉट इज इक्वल टू 100 मोलर एट टी इज इक्वल टू 0। से का मतलब आपको समझाने के लिए मैंने किया, और भूला ना जाए कि हम इस वक्त जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कहानी कुछ अलग हो। A naught is equal to 100 मोल पर लीटर एट T is equal to 0। तो देखो ऐसे ही बोल दिया बेटे, हमने फैक्टर्स वो लिए हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हो, आपको समझने में मदद दे। तो 100 से जब 50 कॉन्सेंट्रेशन रह गई तो हम उसको बोलेंगे इसका T हाफ। ठीक, अब हो गया 64 सेकंड में, 64 सेकंड में वो आधा कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच गया है। आगे देखते हैं डियर। अब देखिए इसको 50 से वो 25 पे गया तो भी तो हाफ लाइफ होगा। बेटा पार्टी देखिए ये 64 था, ये 32 हो गया। वाई? अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 100 से 50 किया है तो टी हाफ भी 64 से 32 हो गया। नाउ वॉच, इसी प्रकार से अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को और कम करेंगे 25 से 12.5, ठीक, आपने तो 25 देखना है ना, वो 50 के मुकाबले आधी है, तो देखें तो आपका टी हाफ क्या हो गया है, वो पहले वाले के मुकाबले हो गया है ये। सो हम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस फिगर में, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझे, जीरो ऑर्डर के लिए। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। याद रहे जब तक मैं कहूं नहीं तो हम जीरो ऑर्डर के लिए ही बात करने वाले हैं, बात कर रहे हैं, ठीक।
एक सेकेंड बेटे, मैंने एक स्लाइड ली है, कुछ समझाना है। n इज इक्वल टू 0 के लिए k नॉट माइनस a बाई t, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 k नॉट। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक। तो ये बार बार देखने का लॉजिक है कि हमें समझ आएगा। अब आगे कलर चेंज कर रहा हूं कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए, समझाने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेटे सपोजिटली ए कन्वर्ट हो रहा है, T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन छोटा a मोल पर लीटर ले लेते हैं, तो इसका 0। लेट इट बी T इज इक्वल टू T पे कुछ भी हो सकता है, इसका x गया, x मोल गया, तो उसी प्रोपोर्शनल में बेटे इसका x मोल बनेगा, ठीक। तो a नॉट माइनस a, ये वाली रकम a नॉट माइनस a इज इक्वल टू a नॉट कितना था हमारा a, राइट, माइनस a, ये जो बचा है दिस इज, ये क्या था इनिशियल, ये a क्या है लेफ्ट, एट t डैश एट t इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस x। तो a और a का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो आपके पास क्या रह गया है, दैट इज x, राइट। तो क्या मैं इस रिलेशन को, फर्स्ट रिलेशन को लिख सकता हूं k नॉट इज इक्वल टू x बाई टी, और लिख सकता हूं x अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टिंग इज इक्वल टू k नॉट बाई टी, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोल सकता हूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टिंग इज वो ए नॉट माइनस ए, क्या है जितना रिएक्ट कर गया, पहले आपका 100 मोल था, अब वो 40 रह गया है, तो 60 ही तो है, 60 is equal to k naught into t, that is amount of the substance reacted is proportional to time, जितना टाइम ज्यादा होएगा, ठीक है नहीं, तो x, what is x, x is amount of reactant, हाँ जी, reacted is directly proportional to what, t, k naught तो कांस्टेंट है, राइट, k naught तो कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आप यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे t रखेंगे, तो आपका ग्राफ ऐसा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है जी। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अभी भी आपने ये देखा, ये इक्वेशन हमारी 1 है, तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर सकता हूं, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, दैट इज मैं इक्वेशन जो मेरी यहां से इस पेज के ऊपर 2 लिख दिया है, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर सकता हूं। आई होप यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू c माइनस mx के साथ ये कोरिलेट हो रही है, सो दिस इज y, दिस इज कांस्टेंट, राइट, k नॉट इज वेरिएबल and I'm sorry, t is variable, k naught is equivalent to m. So अगर मैं इसको देखते हुए y is equal to c minus mx का ग्राफ आप लोगों को याद होगा, अगर इस एक्सिस पे y लो, राइट, इस एक्सिस पे x लो, तो ये ग्राफ देखने से कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। तो मैं इस इक्वेशन से यहां पे निकल आया, इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ ए रखा है,
इस एक्सेस पे टाइम बढ़ता हुआ रखा है, तो हमारी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एंड नेगेटिव स्लोप में आएगा, राइट। और इसकी स्लोप किसके बराबर होगी? माइनस के नॉट के बराबर हो जाएगी। बच्चों आपको ये चीजें पूछी जानी है कि उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो हम करवा रहे हैं, राइट। तो आप लोगों ने एक रिलेशन ये भी देखा, के नॉट इज इक्वल टू एक्स बाई टी, और आपने देखा x, व्हाट इज x, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टिंग इज इक्वल टू के नॉट इनटू टी। 1 2 एंड 3, ये 3 ही मैंने बोल दिया है। अलग अलग प्रकार से ये हमारी इक्वेशंस आ सकती है। तो देयर इज नो डाउट अबाउट इक्वेशन 1। व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट 100%, तो हमारा जो बचा है वो 0 हो गया ना, ठीक। तो t 100%, t को इधर ले आया हूं, इज इक्वल टू ए नॉट बाय के आ गया है, ए नॉट बाय के। तो वही ग्राफ अगर मैं इसको a रखूं, यहाँ पे t रखूं, है ना, तो कहीं यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए नॉट बाय 2, और कहीं यहाँ पे आएगा हमारा t 100% कंप्लीशन, ठीक है। t इज इक्वल टू x बाई के नॉट, ये एक अलग इक्वेशन थी, एंड t 100% इज इक्वल टू ए नॉट बाय के, नॉट लगा लेते हैं, अच्छा रहेगा जीरो ऑर्डर के लिए, इसके बराबर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाने वाली है। तो t 100%, राइट, t 100% इज इक्वल टू ए नॉट बाय क्या आ गया है, के आ गया है। ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ये ना मैंने आपको बार बार बोलना है कि समरी बनाओ, रिलेशन लिखो, तो उसमें काम आएगा। देखो एक और ढंग से, हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, आर गिव्स यू प्रोडक्ट, ठीक। आपको पता है जो आर की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 0 है, तो अगर इस तरफ आपके पास रेट रखूं और इस तरफ आपके पास टाइम रखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट। अरे ये टर्म क्या है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के नॉट, के नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड विद टाइम, उसको टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप एक जगह पे चलता रहता है, राइट बच्चों। ये आपने सारी चीजें आपने कॉपी करनी है और स्लोली इसको लिखना है मेरे प्यारे से बच्चों। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट दिस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। क्लास के बाद सब कुछ करने के बाद आप इसको कॉपी करने वाले हैं, फायदा होने वाला है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, राइट। ये आपका जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अमोनिया के लिए उन्होंने बताया 2 ammonia gives you nitrogen plus 3 hydrogen. This is given by R is equal to K1 ammonia 1 plus K2 by, where K1 and K2 are constant. When concentration of ammonia is very less, तो देखो ना, तो आप इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, K2 into something very small, तो ये वाली चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो आपका रह जाएगा रेट इज इक्वल टू K1 into ammonia by 1. The reaction becomes first order with respect to ammonia, right, when K2 ammonia is going to be very less than 1. ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटे, at very high concentration of ammonia, very high concentration of ammonia, तो 1 plus K2 by ammonia, अब ये वाली टर्म छोटी हो गई,
तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह गया, K2 इंटू अमोनिया, अमोनिया अमोनिया कट गया, तो रेट इज इक्वल टू K1 बाई K2 इज इक्वल टू K आ गया, राइट। कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंडिपेंडेंट ऑफ अमोनिया बन जाता है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया and first order at very low concentration of ammonia. This is a typical reaction where reaction at low pressure first order रहता है and high pressure या high concentration of ammonia it becomes independent of that. So this can be a good example जो भी हम आपको अभी तक आपके पास किए हैं। और सुनो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है मेरे बेटे, ठीक, कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाने वाला है। Examples of right n is equal to 0 zero order, please मैंने यहाँ पे लिख दिया है copy after the class, copy after the class, that is to be noted, to be taken care। तो बच्चों इसको हम साथ साथ में आगे लेके चलते हैं, ये हमारे काफी काम की चीज है, ठीक है जी। आप इसको पॉज करके इसको दोबारा लिखो, 5-7 बार लिखो, हमें इसका काफी फायदा होने वाला है। चल पुत्र क्वेश्चन कितना आएगा, है ना, क्वेश्चन कितना आएगा, मैंने पंजाबी में पूछा क्वेश्चन कितना आएगा, है ना, हमारे पंजाब में बोलते हैं कितना, कैसे। सो आप क्वेश्चन पढ़िए जरा। द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम दिस टू दिस। यू रिमेंबर, अभी लिस्ट को देखो, इस लिस्ट को देखो, जितनी बार देखोगे उतने सुखी रहोगे, ठीक है जी। इस लिस्ट को देखो, तो मैंने बेटा पार्टी ये वाला रिलेशन उठा लिया, ठीक है जी। तो इसमें मुझे दिया हुआ है T इज इक्वल टू A0 माइनस A बाई K0, तो 0.1 माइनस 0.075 डिवाइडेड बाय 0.0030, ऊपर मोल पर लीटर है, देखो ना, वैसे भी डायमेंशंस भी मोल पर लीटर, ऊपर मोल प्रति लीटर है और नीचे आपके पास मोल प्रति लीटर पर सेकंड है, ये कट गया, सेकंड रह गया, ऊपर आके सेकंड हो गया, आपके पास आंसर 8.33 सेकंड आपके पास आंसर आ गया है। कॉपी दिस क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, राइट। सीधा मलाई खाने को मिलने वाली है, सीधा यहां से करते रहिए, फायदा होगा। भले ये तो कुछ ऐसी चीज है कि इसके बाद तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। लेट्स मूव विद द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने जीरो ऑर्डर के अंदर आपको ये रिलेशन करवाए हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं बेटा, अभी आता हूं वहीं पे, ठीक है, ठीक है जी। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेके जा रहे हैं, वो मैंने फॉर्मूलाज को पीछे ले गया हूं ताकि जब आप इसको रिवीजन में जाएंगे तो वो हमारे पास नजर आएगा आपको। चलो जी, consider the general first order reaction. Let A be the concentration of reactant at T is equal to 0 and K1 is the rate constant for the first order reaction. अभी के लिए ठीक, अभी आगे समझाता हूं। तो बेटा पार्टी इसमें तो कोई डाउट नहीं है, right? Rate of reaction in terms of concentration is equal to K1 into A. तो इसको हमने इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया, dA by A के dt, राइट। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं करूंगा, आप सिर्फ देखेंगे, अभी कॉपी नहीं करेंगे, क्लास के बाद कॉपी करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के लिए तो आना ही है, सो आप उसको बाद में करेंगे। दिस इज क्या आ गया है, K1 आ गया है, मैंने इसको घुमा के इधर ले आया, राइट। K1 इधर आ गया dt, अरे बेटे वही वाली इक्वेशन को आगे ले आऊं,
ठीक है जी, K1 dt सेकेंड इक्वेशन। इसको मैंने नंबरिंग सेकेंड ही कर दिया है पिछले पेज से। नाउ इसकी भी लिमिट है, एट t is equal to 0 concentration of A is equal to A नॉट ले लें, एट t is equal to t 5 सेकेंड 10 सेकेंड concentration of A को A ले लें। कभी कभी ना अभी नहीं लिखूंगा, इसको छोटा a और इसको a माइनस एक्स भी लिखा जाता है। ठीक, ये आपकी रिकॉर्डिंग में आ गया है, बट मैंने इसको यहाँ से गायब कर दिया है क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए। दो चीजें करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। ये लिमिट्स के अंदर हम खेलने वाले हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को इंटेग्रेट कर दिया, दिस इज 1 बाय ए डी ए, K1 तो कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, आ गया। इसको पुत्रो मैंने 3 बोल दिया। अभी कॉपी मत करो, फायदा होगा, बाद में कॉपी करिएगा प्लीज, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आने हैं ना। ठीक है, डेरिवेशन आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, बट आपको रिजल्ट खाना है। तो रिजल्ट रेडीमेड जिसके पास जल्दी सोच लेगा वो जीतने वाला है। तो बेटे मैथमेटिक का फॉर्मूला है 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सुनो, दो प्रकार के लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक लॉग टू द बेस 10। ठीक, दो प्रकार के लॉग होते हैं। एक लेक्चर आपको डालूंगा अप्रोक्सीमेशन लॉग के ऊपर, इसके बाद वही डालूंगा। ठीक, ये फोर्थ के बाद फिफ्थ वहीं पे डालेंगे। अब देखिए, तो हमने थर्ड इक्वेशन को क्या रह गया है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू K1t प्लस इंटेग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब इंटेग्रेशन कांस्टेंट के लिए फिर वही लिमिट्स पुट करते हैं। क्या लिमिट है, t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी ए नॉट और के नॉट खत्म हो जाएगा, तो इंटेग्रेशन कांस्टेंट इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट आ जाएगा। इस i को उठा के मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, इक्वेशन फोर्थ में। तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इक्वल टू K1, सॉरी नॉट गलत लिख गया है यहाँ भी बेटे, ये K1 था, K1t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। अब बड़ा कौन सा है, ए नॉट है, तो इसको रीअरेंज करते हैं। K1t नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए। मैंने इस इक्वेशन को, इसको 5 बोल दिया और इसको 6 बोल दिया, राइट। कॉपी करो सिक्स्थ इक्वेशन रफ नोटबुक, कॉपी। अब देखो मित्रों, K1 is equal to, right, it is natural log of A naught minus natural log of A 1 by t लेके जा सकता हूं, that is K1 is equal to 1 by t natural log of A naught by A। इक्वेशन 7 को कॉपी करो, कॉपी स्लोली गाना गाते हुए, K1 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 फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 by t नेचुरल लॉग A नॉट by A। कोई प्रॉब्लम पुत्रो? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डू यू रिमेंबर, नहीं भी है तो सुन लो, नेचुरल लॉग ऑफ x 2.303 log x, नेचुरल लॉग के नीचे log e भी लिखा जाता है और log टू द बेस 10 जो राइट हैंड साइड पे है। देयरफॉर बेटे अगर मैं इक्वेशन 8 को ऐसे लिख दूं,
2.303 t log of a नॉट बाय a तो भी चलेगा बेटे। कॉपी। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये ना पूछेंगे विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब देखो जैसे मैंने अभी पीछे लिखा था, आप इसको कभी कभार ऐसे भी देखेंगे। A where small a is the concentration of reactant, a minus x बचा हुआ, that is equation 9 भी लिखो आप। हो गया। अब देखो बेटे इक्वेशन 8 को दोबारा लिख रहा हूं। T is equal to 2.303 by K1 log of, बेशक उसको a बोल दो, a minus x बोल दो, एक ही चीज है ना। इक्वेशन 8 एंड 9 तो सेम ही था। T को इधर ले आया, K1 को इधर ले आया, बनाएगा। तो मैं बता T हाफ पे इफ a इज इक्वल टू ऐसे ही बोल दिया 100, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 50 से, दैट इज इसको अगर a बोल दूं तो a माइनस एक्स को a/2 भी तो बोल सकता हूं, एक ही चीज है। तो t हाफ लाइफ पीरियड इज 2.303 by k1 log of a/2 is equal to 2.303 by k1 log of 2। तुम्हें पता log of 2 is 0.3010, 2.303 into 0.3010। लाल पेन का मतलब आपने कॉपी करना आ रहा है, तो t half is equal to 0.693 by k1। k1 लिखो, इसको मैंने 9 कह दिया है, कॉपी करो। राइट बच्चों, गुड। आई एम गिविंग यू होमवर्क, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन कॉपी करनी है, राइट? सब कुछ करवा चुका हूं, कॉपी करना है। टी हाफ 0.693 बाय के, राइट? समझे? पेज नंबर 38 याद रखना, पेज नंबर 38 याद रखना। वापस आऊंगा 38। तो एक मिनट बेटे, मैं कहीं पे ना वो स्लाइड छोड़ के आया था एक, ये वाली, ठीक? अब इसको देखते हैं, वो तो जीरो ऑर्डर के लिए था ना। अब इसको देखते हैं, ये n इज इक्वल टू कितने के लिए था? 0 के लिए था। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए जो भी मैंने आपको रिलेशन करवाए हैं, मैं यहाँ पे समरी बनाने वाला हूँ। आप लोगों को भी क्लास के बाद इसको कॉपी करना है। n इज इक्वल टू 1, 2-3 बार इसको कॉपी करना है, फिर एक पेपर के ऊपर लिख के अगली क्लास में इसको साथ में बैठिए, उस पेपर को अपनी ऑब्जेक्टिव में लगा दो। तो जब आप 25-30 क्वेश्चन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल जाएगा। तो देखें हमने आपको क्या सिखाया। n इज इक्वल टू, उसके लिए फर्स्ट k1t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, है ना जी? जरूरत पड़ने पे इसको कैसे भी घुमा सकते हैं, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट माइनस k1t। वो मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बराबर लेके आनी है, तो इस करके आपको दिखा रहा हूं। दिस इज y, दिस इज c, दिस इज mx के इक्वल।
अभी मत कॉपी करो, अभी देखो, बाद में करिएगा। दैट इज K1 is equal to 1 by T natural log of A naught by A, that is K1 2.303 by T log of A naught by A, that is T half 0.693 by K1। ठीक है, कौन सा रिलेशन कब काम आ जाए हमें भी नहीं पता है, पर आप K1 K2 ये लिखने वाले हैं, राइट बेटे। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्राइव भी करके रखा हुआ है। अब वापस जा रहा हूँ 38 पेज पे, यहाँ पे हम थे। तो आप देख रहे हैं T half is independent of initial concentration in first order. That's very important. फर्स्ट ऑर्डर के लिए T half हमने अभी भी रिलेशन जस्ट डिराइव्ड। हाफ लाइफ period of a first order reaction is independent of initial concentration of reactant. It is also clear from the relation that half-life period for the first order is inversely proportional to rate constant. वो तो तकरीबन सबका होएगा ही होएगा, क्योंकि जितना रेट कांस्टेंट बड़ा होगा उतना रिएक्शन फास्टर होएगा और टी हाफ उतना ही हमारा कम होएगा। ठीक, अब बेटे इसका मतलब क्या होया, ये देखो। फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज इंपॉर्टेंट, काइंडली इसको क्लास के बाद कॉपी करिएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे कलर दूसरा उठा लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर, लेट टी हाफ इज इक्वल टू 128 सेकेंड। आप कहेंगे 128 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने 2 से डिविजिबल ले रहा हूँ, 64, 32, 16, 8, 4 ऐसे करने के लिए। तो अगर 100 मोलर था, 50 मोलर 128 में कन्वर्ट हुआ। आपको पता ना टी हाफ is equal to 0.693 by K, that is it is a constant है, it is not a function of initial concentration, constant by constant। तो T half हमारा 128 था। अब अगर 50 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया है तो भी हमारा T half 128 उतना ही रहा है। अगर 25 मोलर हो गया है तो दैट इज 128, 12.5 हो गया है, that is the same, that is T half is independent of what बच्चों, the initial concentration। ये समझाने की आपसे कोशिश कर रहा हूं, right? that is a case। अब इसी स्लाइड को देखो, क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदलता जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी बेटा। यहां से यहां जाने पे 100 कॉन्सेंट्रेशन थी, 50 रहेगी, तो हम यहां तक बोलते हैं कि द रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। यहां से यहां पे 75 गया, ध्यान सुनो, गया, रहा नहीं, गया कितना, 75 गया, सो दैट इज बेटे 75% कंप्लीट। यहां से यहां के लिए 87.5% कंप्लीट, गॉन, राइट। और यहां से लेके बेटे यहां तक 93.75% रिएक्शन कंप्लीट। अब देखो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होएगा, ठीक है ना, 3.125 उसमें कुछ और हो जाता, ये कभी कंप्लीशन की तरह कुछ ना कुछ रहता रहेगा, बेशक वो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। तो बेटे यहाँ पे मेरा आपसे पूछने का ये तात्पर्य है, ये भाव है, क्या आपको इतने परसेंट कंप्लीट समझ आया, राइट? इतने परसेंट कंप्लीट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके, कंप्लीट। कुछ कारण है तो समझा रहा हूं।
तो देखो, अगर आप 100 से 25 मोलर पे गए, 75% कंप्लीट, वन कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ 100 से आप 25 पे गए तो आपको टाइम लगा 128 प्लस 128, दैट इज इक्वल टू 2t हाफ, राइट? बिकॉज एक ये वाला इज 1t हाफ एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड t हाफ। टोटल मिला के आपके पास 2 t हाफ हो जाने वाले हैं, राइट? दैट इज द 2 t हाफ आपके पास हो जाने वाले हैं। तो ये आपने ध्यान दिया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। 75% में 2 t हाफ है, तो ऐसे ही 87.25 में आपके पास 3 t हाफ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यू अंडरस्टैंड? तो ये जरूरत पड़ने पे आपको ना वहां पे स्कीम लगानी होगी। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से that amount of substance left after n half time period is a naught 1 by 2 n। कितनी बार आया हाफ? अगर 2 बार आया, ठीक, 3 बार आया, that is a by a naught is equal to 1 by 2 power n। रिलेशन नहीं समझ आया? तो अभी इसको समझाने की कोशिश करता हूं। That is, suppose if t half is equal to 10 minutes, then time taken to reduce concentration to 1/16 of its original value can be calculated। तो 1 by half n, तो आपने ये ले लिया है कितना? 1, और ये ले लिया है कितना? 16, राइट? इसको कितना ले लिया? हमने कहा 116 निकालो, वो 180 भी हो सकता है, वो 164 भी पूछ सकता है। तो अब इसको 16 को हमने बेस सेम बना दिया, तो हम इसको ऐसे क्या पावर लिखें सो दैट ये दोनों बराबर आ जाए? 4। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आने वाली है? द 4 की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज 4 हाफ लाइफ के बाद वो 1/16 रह जाएगा, और टाइम टेकन कितना होगा? एक हाफ लाइफ 10 मिनट की है, तो 4 कितने की हो जाएंगे? 40 मिनट की हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है? n is equal to 4, that is original concentration decreases to 1/16 of value। अरे यार, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, ये 100 था, राइट? 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25, तो इट इज 6.25। कितना हो गया? दिस इज 6.25 by 100 is equal to what? 1/16 नहीं हुआ? तो एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ आप बेशक ऐसे निकाल दो, या बेशक आप ऐसे निकाल दो, इज इक्वल टू 1/16। एंड यहाँ पे क्या आएगा? दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? उसने इसको 10 मिनट बोला था, तो इसको भी 10 मिनट बोला था, इसको भी 10 मिनट बोला था, वो कुछ और भी बोल सकता है, इसको भी 10 मिनट बोलेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट बच्चों? चीज समझने की है और आसान है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। इन जनरल आज थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है, 10-12 मिनट, मैं नॉर्मली 1 घंटे के आसपास रखने की कोशिश करता हूँ, बट कभी कभार वो चीज ऐसे आ जाती है। आज इंटीग्रेटेड इक्वेशन में आ गया। In general, t half is directly proportional to 1 by a to the power n minus 1. a to the power n minus 1. ठीक? तो आप देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा हमने? t half is a to the power n minus 1। अगर n is equal to 0 था, तो minus 1 रह गया डिनोमिनेटर में, t half is directly proportional to a आ गया। अगर n is equal to 1 था,
तो t half is independent. a naught is, that is t half is क्या आ गया है, 1 कांस्टेंट आ गया है. अगर n is equal to 2 था तो t half is inversely proportional to. अगर n is equal to 3 था, आपको पता 3 से ऊपर तो जाता ही नहीं है, ठीक है ना, तो 4 को लेके जाने की तो हम मूर्खता नहीं करेंगे. इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर आ जाएगा जनरल. हालांकि जो इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन डेरिवेशन है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, बट कभी कभी आपको रट्टा बेस्ड कोई अगर एग्जामिनर आपको बताना चाहे तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है. वैसे भी हमारे यहाँ पे प्रचलन हो गया है कि हम लोग ना आपको फालतू चीज करा के आपको ज्यादा अपना इंप्रेशन मारते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो काम की चीज नहीं कराएंगे और फालतू की चीज आपको करवाते रहते हैं. काम की चीज करो बेटे. जो एनसीईआरटी वाले हैं, जो आपको जेई का सिलेबस है, जो नीट का सिलेबस है, उसमें रह के बात करो बेटे, ठीक है. तो ये आप समझ आया. The same thing which we discussed on the last page, right? Let it be first. So this is first. Let it be second. So this is second. Let it be third. वही बेटा जो पिछले पेज से आ रहा है, पॉज करो और समझो. So this is going to be third. T half is inversely proportional to A in the second order. तो जैसे जैसे वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन फर्क देखो, इट इज 1 by A नॉट आ गया ना, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये इस प्रकार से आ जाएगा. अगर आपने A नॉट लिया तो वो कम होता हो रहा होगा. प्लीज ध्यान दीजिएगा, सच में बहुत काम की चीज आपकी आंखों के आगे से जा रही है. हमारे देश में हम आपको कैलकुलेटर्स नहीं देते हैं, तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बट क्या करें, जो है सो है, बट करना तो हमें पड़ता है. तो देखिए एक चीज दिखाता हूं. हमने अभी अभी आपको K1t इज नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट बाई A, इसका सिंप्लिसिटी के लिए मैं ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी. तो कहीं पे लगा दूंगा बेटे, आगे कहीं पे नहीं लगाऊंगा. और K1t इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A नॉट बाई A. दो इक्वेशन मैंने आपको करवाई है. तो इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, लॉग का उल्टा. तो नेचुरल लॉग का तो एंटी लॉग उड़ गया, दैट इज A नॉट बाय कितना आ गया, A आ गया. इधर आ गया e की पावर K1t. नॉर्मली ना पुत्रो साडा इंटरेस्ट इनू सॉल्व करन च हुंदा है, किन्नी बचिया, हाउ मच A इज लेफ्ट, राइट. पंजाबी बहुत मजेदार लैंग्वेज है, थोड़ी बहुत ही बोला करो. हमारे देश में रहना है तो पंजाबी आपको आनी चाहिए, गुजराती थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कन्नड़ तेलुगु भी आपको आनी चाहिए. तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है थोड़ा थोड़ा यूज करते रहो. और हमने कोई इम्तिहान तो देना नहीं है पंजाबी का या कन्नड़ का. हाँ, जो लोग कन्नड़ जिनकी मदर टंग है उन लोगों को तो बहुत ही अच्छी आती है और उनसे दोस्ती डालो, उनसे सीखो. दैट इज हमारे देश की ब्यूटी है. तो मुझे तो भोजपुरी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लगती है, तो बीच बीच में कोशिश करूंगा, पर आती नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. तो बेटे ए निकालना है, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो इसको ऐसे लिखूं, E K1t और A इज इक्वल टू A नॉट E माइनस ये. इसको भी कॉपी करें, ठीक. अब इधर देखो, इधर ये भी कांस्टेंट है, तो बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं 2.3 को भी इधर ले आऊं. लॉग वाली टर्म्स को अलग कर दिया, कांस्टेंट वाली टर्म्स या दूसरे जो लॉग नहीं है उनको अलग कर दिया.
अब पुत्रो इधर भी एंटी लॉग लेता, तो एंटी लॉग लिया तो ये लॉग टू दी बेस 10 था, k1t 2.303 इज इक्वल टू लॉग हट गया ए नॉट बाय ए, दैट इज उसी प्रकार से मुझे ए में इंटरेस्ट है तो इसको इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को, उसके बाद उसको ऊपर ले आया, तो ए नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन में से गलती होगी ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए नॉट गिवन कॉन्सेंट्रेशन से आपने किसी समय कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये निकालना है, रेट कांस्टेंट 10 की पावर माइनस k1t 2.303, कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। पेज नंबर 51 पे बच्चों वापस आऊंगा। सिक्स्थ, a is equal to a naught e minus k1t, a is equal to a naught 10 की पावर माइनस k1t by 2.303, राइट। ये मैं बना रहा हूं समरी, और आपको भी समरी बनानी है, और अगले पेज अगली क्लास में आपको डेरिवेशन आपके पेज आपके पास होनी चाहिए। बेटे ये आपको करवा दिया। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू, मल्टीपल ऑप्शन में ले जाएगा, कौन कौन से गलत है कौन कौन से सही है, जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए वो काम आएगा। तो पुत्रों हमने ये वाली इक्वेशन देखी, वो तो गया, तो वन से इक्वेशन 2 बना सकता हूं, लॉग ए को इधर ले आओ, ठीक, ये आ गई y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो y पे आपने क्या बना दिया है, log a बना लिया है, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे t बना लिया। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो log है, जो वो आपका कम 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 होता रहेगा, और किसी भी समय इसकी स्लोप माइनस के 2.303 नेगेटिव स्लोप पे रहने वाली। ऐसे ही बेटे दिस इज गोइंग टू बी द नेचुरल लॉग की टर्म में भी आप इसको बना सकते हैं, दिस इज नो प्रॉब्लम। अगर आप रेट को देखें, आपको पता ना अभी भी हमने ए को क्या डिराइव करवाया था, ए इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक। तो बेटे अगर ये वाली इक्वेशन में मैं ए नॉट की वैल्यू डालूं तो मेरी रेट is equal to a naught into exponential power minus k1t into k आ गया। तो हमारा जो रेट है, राइट, रेट, तो दैट विल गो लाइक दिस, रेट इज इक्वल टू k, ए नॉट बन जाएगा। ये नॉट मैं हटा देता हूं बच्चों, तो वो कंफ्यूजन कर रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ये हमारे पास आ जाएगा। ये इनिशियल रेट को इंडिकेट कर रहा है, ये रेट मैक्सिमम होगा जब ए नॉट ऐसा होगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, वो कर्व फॉर्म में आने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम आपको वो पूछ सकते हैं, तो इसका ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से डिराइव है, इसको स्लोप आपकी 0 आ गई है, सॉरी इंटरसेप्ट आपका 0 आ गया है, kindly see to that, that's homework for you people।
NICS का मतलब बेटे नॉट इन योर CBSE सिलेबस। अगर आप चाहें तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो, मेरे को तो कोई लॉजिक लगता नहीं है, तो मैं तो कोई भी वो काम नहीं करूंगा जिससे मेरे को फायदा नहीं होता है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, राइट। ये आपके लिए अगर आप चाहें तो, मैं तो इसको नहीं करा रहा हूँ, हाँ अगर आपकी मर्जी है तो कर लीजिएगा। तो एक बार एक समरी बनाते हैं। हमने आज आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा, आपने सिर्फ ये थियोरेटिकल काम करना है, अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशंस आएंगी। n इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस करवाए, और n इज इक्वल टू 1 के हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस कराए। जाओ इनको डिराइव करो स्लोली। दे कैन आस्क डिराइव इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर नहीं पूछेगा, थर्ड ऑर्डर नहीं पूछेगा, 1.5 ऑर्डर नहीं पूछेगा, बेसिक्स नॉलेज देगा वो आपको। और ऐसे क्वेश्चन अब आपको आएंगे विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, और इन दोनों ऊपर अब आपको क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। अगली क्लास में बेटे आपको मैं लेके जाने वाला हूँ रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर, आज नहीं लेके जाऊंगा, ये ऐसा करते हैं, ये कर ही लेते हैं, है ना, छोटा सा टॉपिक है, ये कर लेते हैं, क्योंकि ये ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, उससे अगला टॉपिक हम रोक जाएंगे ग्राफिकल। न्यूक्लियर डिके, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, राइट, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, डन, ऐसा ही है। ये को क्वेश्चन नहीं हुआ क्यों है, रिएक्शन है। द रेट ऑफ न्यूक्लियर डिके डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ओनली, ध्यान दीजिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आप फ्रिज में उठा के अपने खाना रख देते हैं तो उसका जो डिके है वो उसका कम हो जाता है, बाहर रख देते हैं तो उसका डिके बढ़ जाता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस को टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो या वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे हो, उसकी स्पीड उतनी ही रहनी है, सूर्य को ठंडा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो रिएक्शन है वो उतना ही है। प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन U3O8 है या UF6 है, अगर सेम नंबर, सेम यूरेनियम एटम्स है 235 के, तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन हमारा सेम होगा। आपको याद है अभी भी आपने किया K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log ऑफ A बाई A माइनस एक्स, सिर्फ K की जगह पे हम लैम्डा डाल देते हैं, where lambda is known as decay constant, वहां पे रेट कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको डिके कांस्टेंट बोल देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वही। टी हाफ भी हमें सेम रिलेशन है, बस के की जगह पे क्या गया, द टी हाफ नाउ गिव्स अस एन आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई, जितना टी हाफ ज्यादा है उतना वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। याद रहे दुनिया के हर एटम ने भी मरना है, जिसको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं वो हमारे देखते देखते मर जाते हैं, जैसे यूरेनियम 232 या 235, रेडियम 224, ये हमारे लाइफ टाइम में एक दिन में, 10 दिन में, एक साल के अंदर डिके कर जाएगा, बट कुछ एटम जैसे कार्बन 12 है, हाइड्रोजन है, राइट, आयरन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, हो सकता है इनका हाफ लाइफ पीरियड लाखों अरबों सालों में हो, बट मरेंगे ये भी, खत्म तो ये भी होंगे, टूटेंगे तो ये भी। अगर टी हाफ छोटा होता है द एलिमेंट इज अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल रेडियम 224 आइसोटोप का टी हाफ 3.64 डेज का है, और अगर टी हाफ लार्ज है तो एलिमेंट इज स्टेबल, रेडियम 226 का टी हाफ 1596 1600 ईयर्स के आसपास है, याद नहीं करना है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैं केमिस्ट्री में आपसे यूज नहीं करवाऊंगा, फिजिक्स वाले यूज करवाएंगे +2 में। A radioactive substance never completely disintegrate, आपको याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर भी कम होता रहेगा, जीरो नहीं आएगा, that is T 100% is infinity,
So we use average lifetime. Average lifetime tau, right? हिंदी में ताऊ जी लिखते हैं ना, ताऊ, तो ऐसे ही इसको ताऊ। ताऊ इज 1/λ। आपको पता है लैम्डा किसके बराबर था? 0.693/t12। सो आपके पास एवरेज लाइफ टाइम आ गया 1.44t12, 1/4t12। सो ताऊ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t12। अगर t12 छोटा होगा ताऊ छोटा होगा, और फास्टर हमारे पास डिसइंटीग्रेशन होती रहेगी। राइट बच्चे, मैं आपको यहाँ से आगे अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, अगली क्लास में आपको खूब सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं बेटे, ग्राफ्स दिखाए जाएंगे आपको, ठीक? तो आप ये आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक? यहाँ से बेटे फ्यू इंपॉर्टेंट ग्राफ्स से आपको अगली क्लास में लेके जाने वाला हूँ। सो हमने आज काइनेटिक्स 4 किया, और काइनेटिक 4 में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बताई हैं बेटे, राइट? ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, आप इनको एक पेज पे लिख के तैयार रखिएगा, यहां से हम आगे अगली क्लास में जाने वाले हैं। सो मेरे प्यारे से बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। राइट, काइनेटिक्स 5 से हम आपको दोबारा मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।